अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर। इससे पहले लेक्चर में हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी के बारे में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। डिसऑर्डर ऑफ किडनी जो है इसके दो टाइप्स, एक किडनी स्टोन्स और दूसरा जो है वो किडनी फेलियर। तो किडनी स्टोन के बारे में हम तफसील के साथ बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम किडनी फेलियर के बारे में तफसीलन बयान करेंगे। तो किडनी फेलियर जो है इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, when due to various reasons the nephrons are gradually destroyed and stop functioning, this condition is termed as kidney failure। यानी जब गुर्दे के जो नेफ्रॉन होते हैं, जो इसका फंक्शन यूनिट होता है, जब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम छोड़ दें तो गुर्दे की इस हालत को फिर किडनी फेलियर कहते हैं। क्योंकि फंक्शनल यूनिट जो है किडनी के वो तो नेफ्रॉन है। अगर नेफ्रॉन अपना काम छोड़ दे तो फिर सारा गुर्दा क्या हो जाता है, वो काम छोड़ देता है। गुर्दा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, गुर्दा नाकाम हो जाता है और इसी को किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर की जो काजेज हैं, यानी गुर्दा क्यों फेल हो जाता है, क्यों अपना काम छोड़ देता है, इसकी काजेज क्या है, इसकी वजूहात क्या है। सबसे बड़ी काज जो है वो है डायबिटीज यानी शुगर। शुगर ये क्या है, गुर्दे के फेलियर का सबसे बड़ा क्या है, काज है, जरिया है। नंबर 2 है हाइपरटेंशन, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, ये हाइपरटेंशन जो है ये दूसरी बड़ी क्या है, काज है किडनी फेलियर का। इसके बाद है सीरियस जो सेवर इन्फेक्शन इन दी किडनी, यानी किडनी में अगर कोई बड़ा क्या हो इन्फेक्शन हो तो इसकी वजह से भी क्या होता है, गुर्दा फेल हो जाता है। और ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, यानी दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। एक तो दवाइयाँ ज़रूरी होती है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन अद्वियात को फिर ज़्यादा अरसे के लिए इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर ये जो एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, इसके अलावा कोकेन है, एंटीबायोटिक अद्वियात जो हैं, और इसके अलावा जो एनाल्जेसिक हैं जिसको पेन किलर या पेन रिलीवर कहते हैं। तो एनाल्जेसिक जो हम दर्दों के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, अगर इन मेडिसिन को क्या है, ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब ये है कि इसको ज़्यादा अरसे के लिए मुसलसल क्या किया जाए, इन अद्विया के इन ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाए, तो इससे क्या होते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये गुर्दे फेल होने की सबसे बड़ी काज है। अब गुर्दा जब फेल हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इनकी क्या इलामात है। तो नंबर 1 ये है कि वेट लॉस, वज़न इस आदमी का, इस शख्स का, इसके गुर्दे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या फेल हो इसका वज़न कम हो जाता है। और इसके अलावा इसको मतली की, नासिया मतली की शिकायत होती है, वोमिटिंग, इसको उल्टियाँ आती हैं, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के ज़रिए ब्लड आता है, यानी पेशाब में ब्लड होती है, स्वेलिंग इन दी लेग्स, फीट एंड फेस, यानी इसके पाँव है, इसके टांगे हैं, पाँव है, और इसके अलावा चेहरा जो होता है, ये सारे अज़ा ये फूल जाते हैं, स्वेलिंग इसमें आ जाती है, फूल जाते हैं। इसके अलावा इसको एनीमिया, यानी इसके रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, इसको एनीमिया कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल कम हो जाता है। अगर रेड ब्लड सेल कम हो जाए तो ये भी
क्या है बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है जो फेफड़ों से लेकर बॉडी के तमाम सेल तक पहुंचाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो भी खतरे की निशानी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है इसमें भी इजाफा हो जाता है। तो ये सिम्टम है वजन का कम होना, मतली और उल्टी करना, यूरिन में ब्लड आना, और स्वेलिंग इन दी लेग्स, फीट एंड फेस, इन अज़ा का फूल जाना, और एनीमिया की बीमारी, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है, ये गुर्दे फेल होने की इलामात है। अब गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन बॉडी में पैदा हो जाती हैं। तो फ्लूइड बिल्ड अप इन लंग्स, जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, और इतना ज़्यादा फ्लूइड इसमें वहाँ पर भर जाता है कि फिर सांस लेना जो होता है वो मुश्किल होता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो सांस लेने में क्या होती है, मुश्किल होती है, और आप लंबी लंबी सांस नहीं ले सकते, मतलब है शॉर्ट सांस वो शख्स लेता है। चेस्ट पेन, इसकी वजह से मतलब चेस्ट में क्या होता है, ये दर्द होता है। इसके अलावा मसल वीकनेस, मसल सारे क्या हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जिस तरह कि हमने वहाँ पे एनीमिया की जो बीमारी है, ब्लड की कमी जिसको हम कहते हैं, खून की कमी इसको भी कहा जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा जब मसल कमज़ोर हो जाए तो मसल कमज़ोर पैरालिसिस की बीमारी भी क्या हो जाती है, इस बंदे को हो जाती है, यानी बंदा पैरालाइज हो जाता है। तो ये चंद एक इसके कॉम्प्लिकेशन है, यानी लंग्स में फ्लूइड का बढ़ जाना, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आना, और इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, मसल कमज़ोर हो जाते हैं, सारे बॉडी के मसल कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा एनीमिया की बीमारी है, और पैरालिसिस की बीमारियाँ हैं। अब अगर गुर्दे क्या हो जाए, फेल हो जाए नेक्स्ट की सतह पर नहीं, इसी में फिर आगे जो है ये किडनी फेल्योर दो टाइप्स वहाँ पर है। एक एक्यूट किडनी फेल्योर है, और एक क्रॉनिक किडनी फेल्योर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मजमूई तौर पर किडनी फेल्योर का जिक्र है। तो किडनी जब फेल हो जाए तो इसका इलाज क्या है, इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो ट्रीटमेंट जो है इसकी दो तरीक़ों से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। एक है डायलिसिस। डायलिसिस ये वो अमल है कि इसके ज़रिए जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, क्योंकि गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो ब्लड से टॉक्सिक मादों की फिल्ट्रेशन नहीं होती, वहाँ पर जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, इस तरह और भी, तो ये बॉडी से, ये ब्लड से बाहर नहीं निकलते, अलग नहीं होते, तो इसकी वजह से सारा ब्लड जो होता है वो टॉक्सिक बन जाता है, जहरीला बन जाता है। तो इस जहरीले मुरक्कबात को, ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, इसको निकाला जाता है डायलिसिस के ज़रिए। और इसके अलावा डायलिसिस के फिर दो तरीके हैं। एक को कहते हैं हेमोडायलिसिस, और एक को कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसकी तफसील वहाँ पर शक्ल के ज़रिए हम पढ़ते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन से मुराद ये है कि जो गुर्दे फेल हो गए हैं, अब इन गुर्दों को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुर्दे फेल है, अगर फेल है तो बॉडी में इसकी क्या ज़रूरत है, तो किसी दूसरे बंदे से गुर्दा निकाल कर इस बंदे के जिसके गुर्दे फेल हैं वहाँ पर वो गुर्दा क्या किया जाता है, वो लगाया जाता है, और इसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जो तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो डोनर गुर्दा देता है वो एक जिंदा होगा, या अगर मर गया है तो इसको डिसीज पर्सन कहते हैं, कि ताज़ा मरा हुआ होगा। जब ताज़ा मरा हुआ होगा तो इसका गुर्दा, या जब जिंदा हो और इसका गुर्दा डोनर वो दे सकता है। इसके अलावा जब गुर्दा देने से पहले 2-3 शराइत हैं, वो भी लाजमी है, यानी इसका ब्लड जो होता है
वो आपस में ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर इसकी तफसील हम बयान नहीं करते, लेकिन पहले इसको टेस्ट किया जाता है, इसके बाद फिर ये गुर्दा इस शख्स को दिया जाता है। अब डायलिसिस की तरफ आते हैं। डायलिसिस में है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस जो होता है ये इस तरीके में एक मशीन होता है। ये देखिए यहाँ पर एक मशीन क्या है दिखाया गया है पूरा। ये हाथ है, ये हाथ से यहाँ पर 2 ट्यूब निकलते हैं। एक ट्यूब की मदद से ब्लड इस मशीन में आता है, इसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। और दूसरे डायलिसिस मशीन में ये ब्लड जब क्या हो जाए, इसकी फिल्ट्रेशन हो जाए, इसमें जो टॉक्सिक मादे होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट, वो जब ब्लड से अलहदा हो जाए, फिल्टर हो जाए, तो फिल्टर होने के बाद वो इधर आते हैं इस बोतल में, और जो साफ खून होता है वो दोबारा इसको बॉडी में क्या किया जाता है, दाखिल किया जाता है। तो इसका तरीका कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जो ट्यूब इस्तेमाल होते हैं इसको सेलोफेन ट्यूबिंग कहते हैं। और सेलोफेन ट्यूब की ये खासियत है कि इसमें से जब खून गुजरती है तो खून के अंदर जो फासिद मादे होते हैं, जो जहरीले मादे होते हैं, या जो यूरिक एसिड या यूरिया जो होता है, इस तरह और भी जो फासिद मादे हैं, वो इससे फिल्टर हो जाते हैं। किस तरह? क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या होता है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है। इसको डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। और इस फ्लूइड को एक कंप्रेसर के ज़रिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक और यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर चूँकि इसका टेम्परेचर जो रखा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है, यानी जितना टेम्परेचर इसका होना चाहिए, इस खास टेम्परेचर पर इसको इस ट्यूब के अंदर क्या किया जाए, इस डायलिसिस मशीन के अंदर दाखिल किया जाता है। तो ये ये जो होता है डायलिसिस फ्लूइड जो होता है, डायलिसिस फ्लूइड ये जो सेलोफेन ट्यूबिंग जो होते हैं इसके बाहर होता है ये डायलिसिस फ्लूइड, और ब्लड अंदर होता है। तो ब्लड के अंदर जो फासिद मादे होते हैं वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर फिल्टर हो जाते हैं। तो डायलिसिस फ्लूइड इस यहाँ से दाखिल होता है और फिर यहाँ से क्या होता है, बाहर खारिज होता है। जब ये यहाँ से बाहर खारिज होता है तो ब्लड के अंदर जो फासिद मादे होते हैं वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, वो इसको बाहर निकाल देते हैं। और जो ब्लड क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लीन ब्लड जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये जो छोटा सा खाना दिखाया इसको बबल ट्रैक कहते हैं। यहाँ पर अगर ब्लड वगैरह में कोई बबल वगैरह हो तो ये यहाँ पर ट्रैक हो जाते हैं, और फिर इसके बाद ये ब्लड बॉडी में दाखिल हो जाता है। तो दोबारा तरीका देखें, ब्लड जब बॉडी से निकलता है तो यहाँ पर ब्लड पंप लगा होता है, और ये ब्लड पंप जो होता है ये पंप करता है इस ब्लड को, जो सेलोफेन ट्यूबिंग होते हैं इसमें इसको पंप करता है। ये ब्लड जब जीन सेलोफेन ट्यूब में से गुजरता है तो और यहाँ पर आता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये डायलिसिस फ्लूइड होता है इसके इर्द गिर्द। तो इसके इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड होता है, और इसके अंदर सेलोफेन ट्यूबिंग जो होते हैं इसके अंदर ब्लड आता है। तो ब्लड इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन इस किस्म का बना होता है क्योंकि ये एक मसनूई आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, कि इसमें से जो ब्लड के अंदर जहरीले मादे होते हैं वो इस डायलिसिस फ्लूइड में वो क्या होते हैं, आ जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं, ब्लड से निकल कर इसमें आ जाते हैं। लेकिन डायलिसिस फ्लूइड जो होता है इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो वो क्या होता है, ब्लड की तरफ नहीं जा सकते, इस मेम्ब्रेन में से वो नहीं गुजर सकते। तो इसी तरह जब ये ब्लड से फासिद मादे निकल कर ये डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं तो ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर दाखिल किया जाता है, खास कांस्टेंट टेम्परेचर पर दाखिल किया जाता है, और फिर यहाँ से इसको क्या किया जाता है, निकलता। जब ये निकलता है तो ये अपने साथ जो होता है, ये खून में जो फासिद मादे होते हैं, जो टॉक्सिक मादे होते हैं, यूरिया वगैरह है, वो इसको अपने साथ बाहर निकाल देते हैं। और इस तरह जब ब्लड यहाँ पर पहुँचता है तो ब्लड क्या होता है, क्लीन होता है, साफ होता है, इसमें जहरीली मादे नहीं होते। फिर यहाँ पर ये बबल ट्रैक में आता है, और बबल ट्रैक के बाद फिर ये दोबारा वेन के जरिए, यानी इसको
آرٹری کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور وین کے ذریعے اس کو دوبارہ جو ہوتا ہے جس میں یہ بلڈ داخل کیا جاتا ہے. تو یہ ڈائلائسس جو ہے اس قسم کے ڈائلائسس کو جس کو ہومو ڈائلائسس کہتے ہیں، تو ہومو ڈائلائسس کے ذریعے خون کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے. اس مشین کے ڈائلائسس مشین کے ذریعے اس کو کیا صاف کیا جاتا ہے فاسد مادوں سے، یوریا سے، یورک ایسڈ سے. اس قسم کی فاسد ماد جو میٹابولک ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں اس سے اس کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر صاف خون کو باڈی کے اندر داخل کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے پیریٹونیل ڈائلائسس. پیریٹونیل ڈائلائسس یہ ایسا طریقہ ہے، یہاں پر ایک باڈی ہے اور یہ دو یہاں پر فلوئڈ دکھ رہے ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے. اس کو ڈائلائسڈ کہتے ہیں. ڈائلائسڈ کا مطلب ہے ڈائلائسس فلوئڈ. ڈائلائسس فلوئڈ یعنی یہ انسانی باڈی کے اندر جو ایبڈمن ہوتا ہے یعنی مادہ جو ایلیمنٹری کینال ہوتا ہے، ایلیمنٹری کینال کے گرد ایک کیویٹی ہوتی ہے. اس کیویٹی کو کیا کہتے ہیں؟ پیریٹونیل کیویٹی. اور اس پیریٹونیل کیویٹی کے باہر پھر ایک ممبرین ہوتا ہے. اس ممبرین کو پیریٹونیم ممبرین کہتے ہیں. یہ پیریٹونیم ممبرین ہے اور یہ جو کیویٹی ہے اس کو پیریٹونیل کیویٹی کہتے ہیں. تو اب ایک کیتھیٹر کے ذریعے، ایک نالی کے ذریعے یہاں پر جو ہوتا ہے داخل کیا جاتا ہے ڈائلائسس فلوئڈ، یا جس کو ڈائلائسٹ کہتے ہیں. ڈائلائسس فلوئڈ اس کے اندر داخل کی جاتی ہے اور ایک خاص ٹائم کے لیے داخل کی جاتی ہے. تو اس خاص ٹائم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ جو پیریٹونیم ممبرین ہے، اس پیریٹونیم ممبرین میں یہ بلڈ کی بہت زیادہ کیا ہوتی ہے شریانیں ہوتی ہیں، وینز ہوتے ہیں. تو یہ بلڈ کی جو شریانیں ہیں اس کی یہ خاصیت پیریٹونیم کی کہ یہاں پر جو ڈائلائسڈ کا جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ اس سے نہیں گزر سکتا، لیکن یہ بلڈ کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ اس پیریٹونیم ممبرین سے کیا ہو کر گزر کر اس ڈائلائسڈ فلوئڈ میں یہاں پر آ جاتے ہیں. یعنی بلڈ کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، جو فاسد مادے ہیں جس کو بلڈ سے نکالنا ہوتا ہے، وہ اس فلوئڈ کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ فلوئڈ ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور اس خاص ٹائم کے بعد پھر اس فلوئڈ کو کیا کیا جاتا ہے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے. تو اس قسم کا جو طریقہ ہے اس کو پیریٹونیل کہتے ہیں، پیریٹونیل ڈائلائسس. تو پیریٹونیل ڈائلائسس میں کسی نشے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک مرتبہ جب کیتھر لگایا جاتا ہے تو یہ گھر میں کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد انسان اپنا کام وغیرہ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ہوتا ہے یہ ڈائلائسس جو ہے جس کو ہم ہیمو ڈائلائسس کہتے ہیں، تو یہ ہیمو ڈائلائسس اس کے لیے پھر اسپتال جانا پڑتا ہے اور جہاں پر ڈائلائسس کی مشینیں ہوتی ہے وہاں پر جانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ گھر میں کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے. بہرحال کون سا طریقہ اچھا ہے، مختلف رائے ہے اس کے متعلق، لیکن یہ طریقہ آسان ہے اور یہ طریقہ جو ہے اس کے لیے مشکلات ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ اس کو یہ اسپتال کیا کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا کڈنی فیلیور کے بارے میں، کہ کڈنی جب فیل ہو جائے، اپنا کام چھوڑ دے تو اس کو کڈنی فیلیور کہتے ہیں. اس کی مختلف کازز ہیں، خاص طور پر جو چیزیں اہم ہیں وہ ہیں ڈائبیٹس، شوگر اور ہائپر ٹینشن. یہ دو سب سے بڑی وجوہات یہی ہیں. اس کے علاوہ سخت جو قسم کا جو انفیکشن ہو جاتا ہے، سیور انفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوائیوں کا، اور خاص طور پر اسپرین ہے، آئبوپروفین ہے، اور اس طرح کوکین ہے، اینٹی بایوٹکس ادویات ہیں، انالجیسک پین کلر جس کو کہتے ہیں ادویات ہے. اس کو زیادہ عرصے کے لیے مسلسل استعمال کرنا یہ بھی کڈنی فیلیور کے باعث بنتے ہیں. سمپٹم اس کا ہے جو وزن کم ہو جاتا ہے، متلی کا آنا، کھے کرنا یا الٹی کرنا، یورین کے ذریعے بلڈ آنا، سویلنگ ان دی لیگز، پیٹھ اور پاؤں اور
ٹانگیں جو ہے یا فیسز کا پھول جانا اور بلڈ پریشر کا ہونا، اس کی وجہ سے بہت سی پیچیدگیاں باڈی میں پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً لنگز میں فلوئڈ بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، چیسٹ پین ہوتا ہے، مسل ویکنیس ہوتی ہے، اینیمیا کی بیماری ہو جاتے ہیں، پیرالائزس، بندے پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے دو ٹریٹمنٹ میں نے بتایا، ایک ہے کڈنی کا ٹرانسپلانٹیشن، کڈنی کو تبدیل کرنا، مکمل طور پر کڈنی کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور ایک پھر اگر کڈنی تبدیل نہیں ہو، کیونکہ کڈنی ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو پھر ڈائلائسس کا عمل کیا جاتا ہے، اور ڈائلائسس دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک وہ ہیمو ڈائلائسس جو کہ بذریعہ مشین یہ ڈائلائسس کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے پیریٹونیل ڈائلائسس جو کہ پیٹ کے اندر ایک کیویٹی ہے، پیریٹونیم کیویٹی، اس کے اندر فلوئڈ کو داخل کیا جاتا ہے، ڈائلائسس فلوئڈ کو داخل کیا جاتا ہے، تو بلڈ کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں اس فلوئڈ میں آ جاتے ہیں، فلوئڈ کو پھر باہر نکالا جاتا ہے، اور اس طرح بلڈ کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، آج کے ساتھ لیکچر ختم ہوا۔ خدا حافظ۔